आज आप आयरलैंड में मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पे जा रहे हैं जो आयरलैंड आबाद करने वाले वाइकिंग्स और स्मगलर्स की कहानियाँ सुनाएगा। सांस लेते हुए मनाजिर, सदियों से साहिल से टकराने वाली लहरों के चट्टानों पे निशान दिखाएगा और समंदरी मुसाफिरों को राह दिखाने वाले लाइट हाउसेस और छोटे छोटे टापुओं पर बनाए गए कदीम कले और कब्रिस्तानों के निशान और साथ ही मशहूर हो जाने वाले कदीम घरों को, जो कि अब लोगों की नज़र में भूतिया घर बन गए हैं, यानी हाउंटेड हाउस बन गए हैं। आबी परिंदों के चट्टानों में घोंसले, उनकी बहुत सारी नस्लें और अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए साहिली मनाजिर और ठाठी मारता हुआ आयरिश समंदर, जिस पे ये नाव एक बेवकत तिनके की तरह महसूस होती है। तो चलें, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म करते हैं और आज हम आपको लेके चलते हैं वाटरफोर्ड से आधा घंटा की ड्राइव पर एक साहिली कस्बे डनमोर ईस्ट पे, जहाँ पे ये इस हफ्ते 12 बजे मेरे बच्चों ने सी सफारी बुक कराई थी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सी सफारी यानी समंदर में एक एडवेंचरस सफ़र हम करने जा रहे थे, जिसमें 1 घंटे की समंदरी सफ़र में हम सदियों का सफ़र तय करने वाले थे। मुकर्ररा वक्त पर मैं पहुंच गई और मेरे साथ तकरीबन मेरी ही उम्र की 10 ख़वातीन और एक 20 साला नौजवान जोड़ा बैठा था, और वो नहायत ही खुश अखलाक और बातूनी कश्ती का जो कैप्टन था उसके साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिनका वास्ता रोज़ाना की बुनियाद पे दुनिया जहां से आए हुए मुसाफिरों से पड़ता है, वो लोग नहायत ही खुश अखलाक और सोशल होते हैं, और वैसे भी ये उनका रोज़मर्रा का मामूल और काम होता है। जितना ज़्यादा वो टूरिस्ट को खुश रखेंगे उतने ही ज़्यादा वो पॉपुलर होंगे। हाँ, तो जनाब ये कैप्टन हमारे साथ साथ ही था और गाइड भी था। कैप्टन कम गाइड था, मीन्स वन मैन ऑल शोज़ कह सकते हैं हम। जाते ही सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत ही गर्मजोशी से उसने सबका इस्तकबाल किया, सबके नाम पूछे। उसके बाद खैर सगाली के जज्बे के तहत उसने बहुत सारी ख़वातीन को कॉम्प्लीमेंट्स दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ख़वातीन कॉम्प्लीमेंट्स और अपनी तारीफ़ से वैसे ही खुश हो जाती हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप किसी को अच्छा कह रहे हैं, कम से कम बुरा कहने से तो बेहतर है। और सबसे पहले एक उसने हमारा ग्रुप फ़ोटो बनवाया। इससे पहले सबको महफूज लिबास दिया, जो पानी की जो लहरें हैं उससे और उसकी जो पानी के थपेड़े हैं, जो फव्वारे हैं, उससे हमें बचा सके, और लाइफ जैकेट पहनाई गई। तमाम हिफाजती हिदायत देने के बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ, और इसमें हमारा मेन फोकस था लाइट हाउसेस देखना था। ख़ास तौर पे हुक टावर लाइट हाउस देखना, जो दुनिया भर में बहुत मशहूर है। ये समंदरी कटाव वाटरफोर्ड और वैक्सफोर्ड की हदूद में थे, क्योंकि दोनों शहर करीब और साथ साथ हैं। इस समंदरी सफ़र में गाइड ने हमें आबी हयात, वाइकिंग्स, लाइट हाउसेस, समंदर और समंदरी चट्टानों की कहानियाँ सुनाई, और साथ साथ हमें बताकर कश्ती की रफ्तार तेज़ कर दी कि एंजॉयमेंट के लिए, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है सफारी, तो कम से कम समंदर के ऊपर कुछ थ्रिल की जाए। और इस तरह बहुत सी पानी की छींटें, पानी की फव्वारें हम सब पे आके पड़ रही थीं, और कश्ती समंदर के सीने पर एक तिनके की तरह डोल रही थी। इस वक्त ऐसा लगा कि कुदरत के आगे हम एक ज़र्रे से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। हमारे सफ़र का आगाज़ डनमोर ईस्ट के लाइट हाउस से हुआ। अलेक्जेंडर नेमो ने डिज़ाइन किया था ये लाइट हाउस, और 1824 में ये तामीर हुआ था। ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हमने मज़ीद लाइट हाउसेस देखने थे। दूसरा लाइट हाउस है मेयर हेडेड, जो कि 1851 में तामीर हुआ, और तीसरा है बेले नाकोर्डी, जो कि 1858 में तामीर हुआ। ये 3 लाइट हाउसेस वाटरफोर्ड में हैं, और पूरे आयरलैंड में तकरीबन 70 के करीब लाइट हाउसेस हैं। और 1997 में बेले लाइट हाउस डबलिन में बनाया गया, और ये आखिरी लाइट हाउस था जो कि डबलिन में बनाया गया।
सबसे पहले हम समंदर का सीना चीरते हुए मशहूर ज़माना सफ़ेद और काली लकीरों वाले हुक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि वाटरफोर्ड में दाखिले की जगह पर बना हुआ है। यानी वो लाइट हाउस इस बात की निशानदही करता है कि यहाँ से वाटरफोर्ड की हदूद शुरू हो गई है। इसीलिए इस हुक लाइट हाउस की अहमियत बहुत ज़्यादा है और ये पूरी दुनिया में मशहूर है। हुक लाइट हाउस जब हम पहुँचे, जो कि वाटरफोर्ड में दाखिले की जगह पे था, ये लाइट हाउस ऑपरेट करता था। यहाँ 3 दरिया मिलते थे, नॉर, श्योर और बैरो, और ये लाइट हाउस इन तीनों के लिए ऑपरेट करता था। और साथ साथ ये टस्कार रॉक और माइन हेड लाइट हाउस और साउथ ईस्ट कोस्ट की तरफ रास्ता दिखाता है। अब हम आपको बताते हैं कि हुक लाइट हाउस कब तामीर हुआ, किसने तामीर किया। तो जनाब, हुक लाइट हाउस 13वीं सदी में विलियम मार्शल ने बनवाया था। जब से ये मुसलसल फॉल है, सिवाय 17वीं सदी में कुछ सालों के वक्फे से, और ये दुनिया का कदीम तरीन लाइट हाउस है जिसमें अब एक म्यूज़ियम है, और यहाँ से वाटरफोर्ड की समुद्री हदूद में हम दाखिल होते हैं। यहाँ 6ठी सदी में लोग ऊंचे मकाम पर आग जला देते थे। रात के वक्त यहाँ ख़तरनाक लहरें होती थीं और दिन में बुलंद चट्टानों पर धुएं की मदद से यहाँ के मुसाफिरों को रास्ता दिखाते थे। क्योंकि ये समंदर का एक ख़तरनाक पॉइंट था, तो रात को धुआं जलता रहता था और दिन में रात को आग जलती थी और दिन में यहाँ पे धुआं होता था। तो इस तरह 1996 में यहाँ पे एक म्यूज़ियम और इस म्यूज़ियम के जो केयर टेकर का घर यहाँ पे बना दिया गया। अब भी यहाँ पे लोग कश्ती रोकते हैं, अंदर जाते हैं, टिकट लेते हैं और लाइट हाउस का म्यूज़ियम भी देखते हैं। इन लाइट हाउसेस को भड़कते और तेज़ रंगों में पेंट किया जाता था ताकि दूर से ही मल्लाहों की नज़र इन पर पड़ सके। लाइट हाउस के करीब के टापू पर एक कदीम 3 मंजिला इमारत है जिसका नाम है लॉफ्टस हॉल, जो कि हुक पेनिनसुला पर बना हुआ है। तो पेनिनसुला कहते हैं कि जिसके तीनों तरफ पानी और एक तरफ खुश्की हो। तो एक पेनिनसुला है जिसका एक रास्ता खुश्की की तरफ है, 3 तरफ, यानी ये समंदर है, वाटरफोर्ड और वेक्सफोर्ड का समंदर, जिसे आयरिश सी कहते हैं। तो इसी पेनिनसुला के ऊपर जहाँ पे हुक लाइट हाउस है, वहीं पे एक इमारत बड़ी सी बनी हुई है 3 मंजिला, जिसका नाम है लॉफ्टस हॉल। असल इमारत 1350 में रेडमंड ख़ानदान ने बनवाई थी। वो वबा का ज़माना था और 1650 में उसे लॉफ्टस ख़ानदान ने ख़रीद लिया और जब से इसे लॉफ्टस हॉल कहते हैं। इसे 1872 और 1887 के दरमियान दोबारा मुकम्मल तामीर किया गया क्योंकि मलका विक्टोरिया का विज़िट था, मगर किसी वजह से विज़िट तो ना हो सका और लॉफ्टस ख़ानदान मकरूज़ हो गया। और फिर ये मेंशन छोड़ के लॉफ्टस ख़ानदान कहीं चले गए और उस ख़ानदान का आखिरी फ़र्द भी 1890 में इंतकाल कर गया और यूँ 1890 में ये घर बैंकरप्ट हो गया। इस वजह से इस इमारत में एक मिशनरी नन्स का हॉस्टल बना दिया गया और फिर ये होटल बन गया और 1900 में ये होटल भी बंद हो गया। तो 2011 में इसे इसके मौजूदा मालिक कोइंगली ख़ानदान ने ख़रीदा और इस घर के साथ काफ़ी डरावनी कहानियाँ मुंसलिक हैं, इसीलिए इसे हॉन्टेड हाउस कहते हैं आयरलैंड का, और सबसे टॉप किस्म के हॉन्टेड हाउस यानी भूतिया घरों की लिस्ट में आता है। मिसाल के तौर पे एक मशहूर कहानी है कि एक तूफ़ानी रात में एक आदमी घोड़े पे सवार इस इमारत में पहुंचा। उस वक्त यहाँ रहने वाले ख़ानदान टोटनहैम ख़ानदान की लड़की एना इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई और एक रात वो लोग महल में बैठे हुए थे, ताश खेल रहे थे कि ताश का पत्ता जब गिरा तो लेडी एना ने मेज़ के नीचे झांका तो उसने देखा कि मुसाफिर के पैर जो हैं वो घोड़े के सिमों जैसे हैं, उसके खुरों जैसे हैं। जैसे ही एन ने उसे देखा, वो आदमी आग का शोला बनकर छू से ऊपर वाले जो खिड़की है वहाँ से वो बाहर निकल गया। एन ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया
और वहीं उसकी मौत हो गई। वो जहनी मरीज़ा हो गई थी और घर के अफराद और नौकर बताते हैं कि मरने के बाद उन्होंने ऐन के भूत को इस इमारत में अक्सर देखा है। 2012 में उसे खोल दिया गया और विज़िटर्स भी ये बताते हैं कि यहाँ जाने के बाद एक गैर मरई एहसास होता है और खौफ महसूस होता है और किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। कहते हैं कि ये इमारत जहाँ बनाई गई वहाँ असल रेडमंड हॉल किसी ज़माने में बनाया गया था। रेडमंड दरअसल एक वाइकिंग मलाह का नाम था जो 1170 में हुक पेनिनसुला पे उतरा था। उसने यहाँ एक छोटा सा किला बनाया था जिसके बाकियात अब भी नज़र आते हैं और उस किले के साथ साथ एक कब्रिस्तान के बाकियात भी नज़र आते हैं। वो यहाँ रहना चाहता था, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर आयरिश नाम रेडमंड रखा था और रेडमंड हॉल 1350 में तामीर किया गया था। जब वबा यानी ताउन की वबा फैली तो 1624 में इस जगह पर अंग्रेज़ सिपाहियों ने हमला कर दिया जो कि चार्ल्स वन इंग्लैंड बादशाह के सिपाही थे, मगर रेडमंड ने आयरिश बागियों का साथ दिया तो इस वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया और 1650 में रेडमंड की मौत हो गई। इसके अलावा बहुत सारी कहानियाँ मुंसलिक हैं इस हुक पेनिनसुला के साथ। और अब ये देखिए सामने ही मैं आपको लॉफ्टस हाउस दिखाऊंगी। यही वो घर है जिसको भूतिया घर कहते हैं और जिसके साथ बहुत सारी भूतों की कहानियाँ मुंसलिक हैं। इसके साथ आप देखिए यही हुक पेनिनसुला है पूरा का पूरा, जिसके 3 तरफ समंदर है और एक तरफ खुश्की है। तो इस टापू के ऊपर, मैं इसे टापू कहती हूँ उर्दू में, तो इस टापू के ऊपर आप देखें लॉफ्टस पैलेस या लॉफ्टस मैंशन के साथ साथ ये एक पुरानी इमारत भी आपको नज़र आएगी। यहीं पे रुक के गाइड हमें बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी डरावनी और हॉरर कहानियाँ हमें इस घर से मुंसलिक सुना रहा था। तो आपको पता है कि जहाँ घर आबाद नहीं होते वहाँ पे बाज़ दफ़ा गाइड भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं और वो फिर नस्ल दर नस्ल आगे से आगे लोगों तक पहुँचती हैं और फिर मशहूरें आम हो जाती हैं। तो इस घर के मुतालिक जो कहानियाँ थीं वो मैंने आपको बता दी और सबसे मशहूर कहानी वो उसी शहज़ादी ऐन की थी जिसके भूत का अक्सर कहते हैं कि वो यहाँ अक्सर नज़र आता है। और अब ये घर यहाँ पे कोई नहीं रहता, वीरान है। इसके साथ एक कब्रिस्तान है और ये देखें ये कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवार है और इसी जगह पे रेडमंड का किला बनाया गया था जो कि एक वाइकिंग था और ये उसके पुराने बाकियात आपको नज़र आ रहे हैं। तो अभी तक कहानी चल रही है, मैं भी सुन रही हूँ और मैं जूम करके आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आप मुकम्मल तौर पे लॉफ्टस मैंशन को और ये हुक पेनिनसुला को देख लें। उसके बाद हुक पेनिनसुला के साथ जुड़ी हुई सारी कहानियाँ सुनाने के बाद गाइड जो हमारा कैप्टन था उसका चूँकि एक्सेंट काफ़ी आयरिश था तो कुछ बातें समझ में आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रही थी, मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि तवज्जो से सुने और इर्द गिर्द के कुछ सीन भी मैं पिक्चराइज़ करने की कोशिश कर रही थी आप लोगों को अपनी आंखों से दिखाने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ गाइड हमें बता भी रहे हैं कि ये कौन सा पेनिनसुला है, कौन सा टापू है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए गार्ड ने दूर से हमें एक लाइट जलती बुझती जो उसे दिखाई दे रही थी वो उसने हमें दिखाई, जो कि एक गांव था क्रुक विलेज, क्रुक हेवन विलेज, और ये क्रुक हेवन विलेज के करीब लाइट हाउस था और लाइट हर 60 सेकंड के बाद जलती थी बुझती थी, क्योंकि गाइड ने बताया कि यहाँ पे हर 60 सेकंड के बाद लाइट जलती बुझती है ताकि मल्लाहों को रास्ता नज़र आ सके। ये था मेजर पेनिनसुला जो कि आयरलैंड का जनूबी मकाम है और ये अटलांटिक से हमें रास्ता दिखाता है और ये क्रुक एक खूबसूरत गांव है और यहीं से ये मुहावरा वजूद में आया है, बाय हुक और बाय क्रुक। मेरा ख़्याल है इस पूरे सफ़र में जो सबसे अच्छी बात मैंने सीखी, सफ़र का हासिल था, वो आज मुझे अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में समझ आया कि बाय हुक और बाय क्रुक क्या होता था कि जो भी वहाँ से फ़तह करने के लिए आते थे फ़ौज
जो वाटरफोर्ड के एंट्री पॉइंट यानी हुक पेनिनसुला से एंटर होते थे, तो वो यहाँ का जो आखिरी पॉइंट था वो था क्रुक विलेज, क्रुक हेवन विलेज। तो क्रुक विलेज से यहाँ का जो समुद्री हदूद थी वाटरफोर्ड की, वो हुक से लेके क्रुक तक थी। तो वो अक्सर वो लोग ये कहते थे कि हमने हर हाल में इसे फ़तह करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो बाय हुक और बाय क्रुक के लिए भी बहुत सारी मशहूर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मशहूर हो चुकी हैं। तो एक इसी मशहूर मुहावरे के लिए ओलिवर क्रॉनवेल ने कहा था कि वो वाटरफोर्ड फ़तह करना चाहता था, जो कि हुक पेनिनसुला से शुरू हो रहा था और क्रुक एक गांव था जो दूसरी तरफ था। और शहर को फ़तह करने के लिए क्रॉनवेल को दोनों पॉइंट्स पर कब्ज़ा करना ज़रूरी था। इसलिए उसने ये जुमला इस्तेमाल किया कि बाय हुक और बाय क्रुक, यानी मुझे हर हाल में बाय हुक यानी हुक की तरफ से और बाय क्रुक यानी क्रुक विलेज की तरफ से ये हमने हमला करना है। और इसको फिर बहुत डिटर्मिनेशन के साथ उसने फ़तह भी किया। और इसको जो ये प्रोवर्ब है इसको हम यूज़ करते हैं कि डिटर्मिनेशन के लिए ही यूज़ करते हैं कि टू अचीव गोल नो मैटर व्हाट डिफ़िकल्टीज़ और अनकन्वेंशनल मीन्स आर रिक्वायर्ड। इसके साथ साथ अब हम इस वक्त पहुँचे हैं वो 40 सीढ़ियाँ देखने के लिए, जिनके लिए कहा जाता है कि ये स्मगलर्स, या जब यहाँ पे स्मगलिंग बहुत उरूज पर थी, तो ये इस वक्त क्रेडनेट्स हेड है जो कि चट्टानों को काट कर बनाई गई है डनमोर ईस्ट में। ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर 2.5 मील अंदर है। और ये काउंटी वाटरफोर्ड का नहायत मशरकी हिस्सा है। तारीख़ी तौर पे ये किसी ज़माने में कॉर्क से लंदन का खुश्की का रास्ता था, और यहाँ से जो टेम्पल टाउन की तरफ जाती थी सड़क, वो गैर कानूनी तौर पे स्मगलिंग और स्लेवरी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो क्रेडन हाउस वो इसी हेडलैंड से शुरू होता है, और यहाँ ये खुफिया गार थे। इस जगह को स्ट्रैंड ऑफ ब्लू लेडीज़ भी कहा जाता है। तो इन सीढ़ियों से, जो कि तकरीबन 60 सीढ़ियाँ थीं, इन सीढ़ियों से वो जो अफ़्रीका से ग़ुलाम औरतें लाई जाती थीं, तो ब्लू लेडीज़ उन्हीं को कहा जाता था, क्योंकि उनका रंग काफ़ी ज़्यादा ब्लैक होता था और वो बिल्कुल ब्लूइश नज़र आती थीं। तो यहाँ पे ये इंसानी कदमों ने तकरीबन 40 से 50 और 60 के करीब सीढ़ियाँ हैं जो बना दी हैं। और ये क्रेडेंस हेड है जो कि चट्टान को काट के ये पूरी चट्टान बनाई गई है। इसी हेड से नीचे ये सीढ़ियाँ आती हैं और अंदर ये गारें छुपने की बहुत सारी कुदरती जगह हैं। कुछ तो मैन मेड हैं, मगर ज़्यादातर पानी के कटाव की वजह से ये गारें बन गई हैं, क्योंकि ये गारें जो हैं वो लाइमस्टोन, यहाँ पे जो पत्थर है वो लाइमस्टोन है। और आपको पता है सदियों से जब पानी टकराता रहता है लाइमस्टोन से, तो ये चट्टानें खुद ब खुद वजूद में आ जाती हैं। तो स्मगलरों को छुपने की जगह भी यहाँ पे आसानी से मिल जाती थी, और यहीं से गैर कानूनी तौर पे जहाज़ों को या कश्तियों को ला के यहाँ पे रोका जाता था, और यहाँ पे ग़ुलाम औरतों को इन सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर पहुँचा दिया जाता था। ये स्लेवरी में और स्मगलिंग में ये जगह बहुत काम आती थी। और ये डनमोर ईस्ट से अगर हम सफ़र करें कश्ती के ज़रिए तो तकरीबन 1.5 मील अंदर की तरफ है। तो इस तरह से हम हुक पेनिनसुला से होते हुए, क्रुक विलेज से होते हुए, अब हम क्रेडेंस हेड के ऊपर हैं, जिनको काट के ये सीढ़ियाँ भी बनाई गई। और इसके साथ साथ ये जो पूरा क्लिफ़ है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों ने घोंसले बनाए हुए थे, जिसमें सीगल नुमायाँ थे, और इसके साथ शैग्स थे। शैग्स आपको पता है वो भी आबी परिंदा है, काले रंग का, बड़े बड़े परों वाला। तो यहाँ पे छोटे छोटे सुराख हुए हुए थे जो कि इन परिंदों ने घोंसले बनाए हुए थे। कुछ तो कुदरत ने बना दिए थे, कुछ इन परिंदों ने ख़ुद बनाए थे। और हर तरफ ये परिंदे इन महफूज मकाम पे अपने अंडे दिए हुए और यहाँ पे टोलियों की सूरत में मौजूद थे। और ये हम अंदर की तरफ देख रहे हैं तो कुदरती गारें इस कदर खूबसूरत कटाव हैं कि छुपने की बहुत ज़्यादा जगह। और अगर आप मी टाइम गुजारना चाहते हैं तो आके यहाँ पे आप फ़िशिंग भी कर सकते हैं, आप रिलैक्स कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर
और इनके ऊपर उगने वाले खुद से जो कुदरत ने जो सब्ज़ा यहाँ पे उगाया हुआ था वो देखने का मौका मिला। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जिनके सामने अपना वजूद बिल्कुल आपको एक ज़र्रे की मानिंद लग रहा था। और हम डनमोर क्लिफ के साथ साथ वापस हम डनमोर की तरफ जा रहे थे। ये देखिए दूर से हमें डनमोर शहर नज़र आ रहा है और ये साथ साथ हम क्लिफ्स के करीब करीब हम जो हमारा कैप्टन है चूँकि वो काफ़ी अच्छा गाइड भी था, तो वो हमें रास्ते में चीज़ें बताता हुआ गाइड करता हुआ मुख्तलिफ़ किस्म की चट्टानों की किस्में, कुछ में सैंडस्टोन था और कुछ में वो लाइमस्टोन था, कुछ में रेड स्टोन था, तो वो सारी चीज़ें हमें वो दिखा रहा था और लहरों के निशान किस तरह से इन चट्टानों के ऊपर असर छोड़ रहे थे वो भी हमें दिखा रहा था। तो असल जो डनमोर की खूबसूरती है वो ये क्लिफ्स हैं और ये क्लिफ्स जो हैं वो हम रास्ते में देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो इस तरह से हमने डनमोर ईस्ट का जो छोटा टाउन या उसको आप विलेज कह लें, मगर विलेज से तो वो बड़ा बहुत खूबसूरत वो एक छोटी काउंटी है, तो हम उसे देखते हुए उसके क्लिफ्स को देखते हुए हमने वहाँ पे मौजूद तीनों जो लाइट हाउसेस थे वो देखे। हमने क्रेडेंट्स हेड के ऊपर वो सीढ़ियाँ देखी जहाँ पे स्लेवरी होती थी। हमने बाय हुक और बाय क्रुक जो बचपन से हम सुनते आ रहे थे एक प्रोवर्ब, इंग्लिश का प्रोवर्ब, हमने उसका मतलब सीखा। इसके बाद हमने मुख्तलिफ़ आबी हयात देखी जिसमें इतने खूबसूरत आबी परिंदे थे, उनकी आवाज़ें सुनी और कश्ती और समंदर की थ्रिल को हमने एंजॉय किया। अब यहाँ पे डनमोर का सिटी शुरू हो गया है। दूर से हमें कैप्टन ने बताया कि ये डनमोर कैसल की दीवारें अब भी शहर में मौजूद हैं। डनमोर कैसल की दीवारें हमने देखी, दूर से नज़र आ रही थी और यहाँ पे देखिएगा, ये आपको भी शायद मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ दूर से, तो आपको कैसल की दीवारें नज़र आएंगी। वो डनमोर कैसल की दीवारें हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जो बरतानिया के लोग थे, यूरोपियन थे, वो कैसल्स बनाते थे। और ये देखें कैथेड्रल चर्च है, आपको उसका मीनारेट या उसका क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ का पुराना कदीम चर्च है। बहुत सारे दरख्तों के ऊपर बहुत खूबसूरत हमें यहाँ डनमोर में फल भी नज़र आए और बहुत ही यानी कदीम और जदीद का एक वो मुरक्कब था जो हम देख रहे थे। तो डनमोर कैसल का वैसे तो हमें शायद पता ना चलता, मगर इस तरह से हमने देखा कि दूर से कैसल की दीवार थी और अब आप मुसलसल देख रहे हैं कि चर्च का आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। ये करीब करके मैंने कोशिश की है कि आपको कैसल की दीवार दिखाऊं। हम लोग सब बहुत एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि सफ़र वसीला ज़फ़र, तो यकीनन मेरे लिए तो ये वसीला ज़फ़र बना। और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, यानी ये समंदरी चट्टानें थीं जिनके ऊपर ये शहर भी आबाद है और वो जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पे अभी तक ये क्लिफ्स यानी समंदरी कटाव हैं जिसके साथ साथ ये पूरा शहर आबाद है, दूर दूर तक आबादी है। और यहाँ पे चूँकि समंदरी बहाव जो है वो फेवरेबल है, तो इस वजह से बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बुक होती हैं, आप अलग से जाके अपनी कश्ती बुक करा सकते हैं। ये देखें, ये ख़वातीन का बीच है, यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन थीं और यहाँ ये फैमिली बीच है, बल्कि कहना चाहिए एक जगह शुरू में उसने हमें ख़वातीन का बीच भी दिखाया था। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग बैठे हुए एंजॉय करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो दूर से हमें टावर नज़र आ रहा है, लाइट हाउस टावर, और अब हम शहर के साथ साथ आगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले कि अब हम हार्बर पे पहुँचें, जो मज़ीद नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हार्बर करीब होती जा रही है, डनमोर ईस्ट हार्बर बिल्कुल करीब आ रही है। दिल तो नहीं चाह रहा कि हम सी सफारी को ख़त्म करें, मगर ये कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। जिस तरह हम दुनिया में आते हैं तो हमारे जीने का भी एक वक्त होता है, तो हर चीज़ का एक वक्त मुतय्यन है। बहरहाल सफ़र तो सफ़र है, कहीं ना कहीं ख़त्म तो होना होता है, चाहे वो ज़िंदगी का हो या आपका ज़िंदगी में आने वाले और बहुत सारे सफ़र। तो मुसाफिर को तो बहरहाल कहीं ना कहीं ख़त्म
करना ही होता है, कहीं से शुरू करना होता है। लीजिए जी, अब हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पे जहां से हम रवाना हुए थे। इस वक्त हमें हमारे कैप्टन जो हमारे गाइड भी थे वो हमें खुदा हाफिज़ कह रहे हैं और मैं इर्द गिर्द के व्यू आपको दिखा रही हूँ। ये हार्बर पे उसने अपनी बोट जो है वो पार्क कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से, कितनी मेहनत से ये सारी पार्किंग कर रहे हैं। तो हार्बर पे जिस तरह से बड़े बड़े रस्सों के ज़रिए कश्तियों को बांध दिया जाता है ताकि मुसाफिर आसानी से उतर सकें, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सबका हाथ पकड़ पकड़ के सबको महफूज तरीके से उतार रहे थे कि बहरहाल इनकी अपनी एक ज़िम्मेदारी होती है। ज़िम्मेदारी की भी अगर मैं बात करूं तो ज़िम्मेदारी अगर कोई महसूस करे तो होती है, अगर कोई महसूस ना करे तो फिर आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। बात सारी एहसास की होती है। तो इन मुल्कों में मैंने ये सबसे बड़ी चीज़ देखी कि ज़िम्मेदारी और एहसास, जो जिसका काम है वो कर रहा है और उसी रूटीन में कर रहा है जिसमें उसे करना चाहिए। ये है जी वो लाइट हाउस जहाँ से हम रवाना हुए थे, और ये है वो सारा व्यू जिस तरफ को हम गए थे। ये पूरा क्लिफ बड़ा सा समंदरी एक कटाव है और ये आयरिश सी है। इसके इर्द गिर्द पूरा शहर आबाद है। और ये देखें, ये दूसरी तरफ का समंदर है और ये पूरा का पूरा आयरिश सी है। ये मैंने लाइट हाउस की दूसरी तरफ आपको व्यू लेके दिखाया है। किस कदर बिखरी हुई लहरें हैं और किस कदर खूबसूरत ये मनाजिर हैं। समंदर को देखना एक वसत को देखने के बराबर है। हद निगाह पानी, और जहाँ पे पानी ख़त्म होता है वहाँ पे आपको लगता है कि समंदर और आसमान आपस में गले मिल रहे हैं। ये दूर एक कश्ती मोटर बोट जा रही थी। यहाँ पे डनमोर ईस्ट में आप इस किस्म की सारी एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। आप पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, आप यहाँ पे बीच एंजॉय कर सकते हैं, आप केव्स में जा सकते हैं, अंडर केव्स जा सकते हैं, और आप बहुत से जो भी वाटर स्पोर्ट्स आपको पसंद हैं वो आप सब एंजॉय कर सकते हैं। ये अब मैं वापस आ गई हूँ और डनमोर ईस्ट के जहाँ से जो हार्बर है उसके किनारे किनारे ये मैं सारे आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ कि किस तरह से म्यूनसिपल कमेटी ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये सारा उन्होंने अरेंज किया हुआ है। यहाँ की फ़िश एंड चिप्स बहुत मशहूर थी, तो सब ने बच्चों ने कहा था कि आप ये फ़िश ज़रूर एंजॉय करना। तो इस वजह से मैं फिर इस रेस्टोरेंट में आ गई हूँ समंदर में रहने की वजह से और सफ़र करने की वजह से, और वैसे भी टाइम हो गया था तो भूख भी लग गई थी, और यकीनन दिल तो यहाँ की मशहूर सफ़ेद कलर की जो फ़िश थी वो खाने पे चाह रहा था। तो इस मशहूर रेस्टोरेंट में, ये आपको इंस्टाग्राम पे और आपको हर जगह गूगल पे मिल जाएगा, ये है पियर फ़िश एंड चिप्स। और यहाँ पे लोग अक्सर डनमोर ईस्ट की सैर करने के बाद, चाहे वो कश्ती की सैर हो, चाहे वो क्लिफ वॉक हो, चाहे वो वैसे शहर की सैर हो, शहर की वॉक हो, तो वो यकीनन यहाँ पे खाना खाना पसंद करते हैं। तो मैंने भी अपने लिए खाने का ऑर्डर दिया और मैं ये यहाँ पे अब इंतज़ार कर रही हूँ। ये देखिए मेरा खाना तो आ गया है। आलूओं के लिए तो आपको पता है आयरलैंड मशहूर है, यहाँ पर आलूओं की बहुत काश्त होती है, और समंदर के किनारे थे तो इसलिए मछली ना खाना तो ज़्यादती होती है अपने साथ, इसलिए फिर मछली भी एंजॉय की। मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए लोग भी एंजॉय कर रहे थे और मैं दूर से समंदरी क्लिफ्स जो थे, कटाव थे, उनको भी मैं एंजॉय कर रही थी। तो बहरहाल खाना भी बहुत मज़े का था, सैर भी बहुत मज़े की थी, शहर और लोग भी बहुत अच्छे थे। तो हर चीज़ में खूबसूरतियाँ ढूंढते ढूंढते बहरहाल ये दिन बहुत ही भरपूर गुज़रा, और मैंने सोचा कि मैं देख रही हूँ तो मैं भी आपको अपनी आँखों से डनमोर ईस्ट में आपको ये दिखाऊं कि कितनी मज़े की फ़िश मैंने खाई। चिप्स भी बहुत मज़े के थे, विनीगर साथ रखा हुआ था क्योंकि ये लोग फीका खाना खाते हैं, तो जो लोग फीका खाना नहीं खा सकते वो विनीगर और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद वो सारी चीज़ें एंजॉय करते हुए मैंने यहाँ पे पियर फ़िश रेस्टोरेंट पे मैंने ये फ़िश खाई, और उसके बाद थोड़ा सा शहर की तरफ मैंने सोचा कि देखूं। फिर यहाँ की जो क्लिफ़ वॉक है वो बहुत मशहूर है, तो इसके बाद फिर मैं क्लिफ़ वॉक की तरफ गई। चूँकि सारा दिन समंदर में गुजारा था सी सफारी पे, तो फिर क्लिफ़ वॉक पे मैं इतना लंबा तो नहीं चल सकी, अलबत्ता 1-2 किलोमीटर चलने के बाद और सिर्फ़ एक ओरिएंटेशन मैंने ली कि किस तरफ को हमें क्लिफ़ वॉक पे जाना है, और वो ओरिएंटेशन लेने के बाद फिर मैं वापस आ गई क्योंकि थोड़ा बारिश का मौसम भी था और वापसी भी करीब थी। ये वापस जाने का रास्ता और ये खूबसूरत परिंदे
सीगल्स हर जगह रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द खाने के मुंतज़िर थे। आपको पता है समंदर के किनारे जहाँ पे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे सीगल्स इंसान दोस्त होते हैं और वो इंसानों के हाथों पे बैठ के आके खाना तलाश करते हैं। तो ऐसा प्यार भरा समा जहाँ पे इंसान परिंदे सब एक हों, आसमान समंदर सब एक हो, जहाँ पे ज़मीन की खूबसूरतियाँ सारी सिमट के बिल्कुल एक जन्नत नज़ीर नज़ारे की तरह आ गई हों, इंसान भी खूबसूरत नज़र आ रहे हों, नज़ारे भी खूबसूरत नज़र आ रहे हों, तो आपको हर चीज़ जब बहुत अच्छी लग रही हो, ये देखिए चलते चलते लोग किस तरह से वेव करते हैं, हेलो कहते हैं, हाय कहते हैं। ये खातून मेरे साथ बोट में सफारी पे थी, तो यहाँ पे फ़िश रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद इस वक्त वो वापस जा रही थी। मेरे बैकग्राउंड में आपको डनमोर ईस्ट का समंदर और डनमोर ईस्ट का शहर नज़र आ रहा है और ये मैं सारा कुछ आप लोगों के लिए पिक्चराइज़ कर रही हूँ ताकि आप भी देख सकें। अब मैं थोड़ा सा वॉक की ओरिएंटेशन ले रही हूँ, तो यहाँ पे डनमोर वॉक है, क्लिफ वॉक, वो बहुत बड़ी वॉक है जो कि वाटरफोर्ड तक आप पैदल चल के आ सकते हैं। तो ये समंदर के किनारे किनारे महफूज यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है और डनमोर विलेज के साथ साथ जो पुराना विलेज था, यानी डनमोर एक्चुअली तो ये मछेरों के गांव थे और इस गांव के साथ साथ आपको पूरा अब इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी ने पूरी उसकी एक वुडन बार लगाई हुई है और लोग आराम से चलते हैं, वॉक करते हैं और गाड़ियां वो मेरे बैकग्राउंड पे देखें पार्क की हुई हैं। और डनमोर विलेज के साथ साथ अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए ये वॉकिंग ट्रैक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ नीचे ढलवान है, ढलवान के साथ साथ समंदर हमारी तरफ हमारे साथ साथ चलेगा और दूसरी तरफ ये देखिए गांव जो है डनमोर विलेज और वहाँ के फार्म हाउसेस वो हमारे साथ साथ चलेंगे। ये डनमोर ईस्ट का एक खूबसूरत गांव का घर है। आप देखें, अंदाज़ा कर लें कि गांव वाले घर भी कितने खूबसूरत हैं, तो बाकियों का तो आपको खुद ही देख लेना चाहिए कि कितनी खूबसूरतियाँ हर तरफ बिखरी हुई हैं। असल में यहाँ के लोगों को प्लांटिंग का बहुत शौक़ है, अपनी चीज़ों को खूबसूरत रखने का बहुत शौक़ है। घर में चाहे एक या दो फ़र्द हों, मगर घर को साफ़ सुथरा रखना, आर्किटेक्चर उनके माहौल और उनके मौसम के मुताबिक है। समंदरों के किनारे ज़्यादा ये रहते हैं और दरख्तों के दरमियान, क्योंकि इन्होंने अपने हेरिटेज को इस तरह से बरकरार रखा है कि इन्होंने अपनी सड़कों को भी इतना खुला अभी तक इसलिए नहीं किया कि उनके जंगल ना कटें, उनके समंदरी रास्ते या दरियाई रास्ते ख़राब ना हों। तो बहरहाल बहुत सारी जो सोच होती है वही सोच आपके मुल्क को खूबसूरत बनाती है और ये सोच कोई एक सोच नहीं होती। जब हर इंसान की, हर शहरी की एक ही सोच होती है तो तब जाके मुल्क और शहर खूबसूरत बनते हैं और आप तरक्की याफ्ता कौमें कहलाते हैं। दूर से आप देखें सीगल्स यानी समंदरी परिंदे आराम करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं इस वक्त डनमोर ईस्ट की वॉक का भी मज़ा ले रही हूँ क्योंकि सफारी के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं वॉक पे ना गई तो थोड़ा सा एक तमन्ना रह जाएगी। और ये देखिए दूर से मैंने जूम करके आपको दोबारा से लाइट हाउस दिखाया है। ये हुक लाइट हाउस है जो कि एंट्री पॉइंट है वाटरफोर्ड की। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डनमोर जो है वो एंट्री पॉइंट है वाटरफोर्ड की और ये जो समंदर है वो मुश्तरका है वेक्सफोर्ड और वाटरफोर्ड का। वेक्सफोर्ड और वाटरफोर्ड दोनों ही काउंटीज़ हैं आयरलैंड की। तो ये देखें मैं साथ साथ वही आपको समंदर आयरिश सी दिखा रही हूँ जहाँ से मैंने अभी सफारी का आगाज़ किया था। तो ये समंदर आपको मैं दोबारा दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अब हम ये लोग भी जा रहे हैं ये क्लिफ वॉक के लिए। तो मैं इनके बिल्कुल पीछे पीछे थी तो मैंने ये व्यू कैप्चर कर लिया। ये है जी क्लिफ वॉक का स्टार्टिंग पॉइंट। ये मैं आपको बोर्ड भी करीब से दिखा रही हूँ। तो बड़े ही साइंटिफिक वे में हर चीज़ इन्होंने बनाई हुई है, पूरा मैप लगाया हुआ है। और यहाँ से ये देखें, यहाँ से ऊपर चढ़ के ये हम क्लिफ वॉक करते हैं। साथ साथ मैं आपको क्लिफ वॉक के इर्द गिर्द के नज़ारे भी दिखा रही हूँ। तो आपको मैंने जो हो सका मैंने मैक्सिमम बताने की कोशिश की है। आप आखिर तक वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा।
अब मैं भी थोड़े से नज़ारे एंजॉय करूं, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरा वीडियोस को कैप्चर करने में ही गुजर जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आपने मुझे बताना ज़रूर है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। इजाज़त दें क्लिफ़ वॉक से, और मेरे जो पीछे आप समंदर देख रहे हैं उसकी वसअतें देख रहे हैं, और मेरे साथ साथ आप क्लिफ़ वॉक देख रहे हैं, लोगों को आते जाता देख रहे हैं। इसके साथ साथ और बहुत से नज़ारे आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई जगह और किसी नए मकाम पे। अल्लाह हाफ़िज़। सदके